हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सुहाग रात और अतीत। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माधवी और पवन की आज शादी हुई थी। पवन इस शादी से बहुत ही खुश था। माधवी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। माधवी और पवन की ज्यादा शादी से पहले एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि माधवी के पिता थोड़ी पुरानी सोच वाले थे। उन्हें शादी से पहले लड़का लड़की का बात करना और मिलना पसंद नहीं था। सुबह 6 बजे बारात विदा हुई। विदाई के बाद माधवी ससुराल आ गई। ससुराल में सारी रस्में निभाई, थोड़ा आराम किया। इस बीच पवन बार बार माधवी के आसपास चक्कर काट रहा था, उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। पानी में अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, तब भी पवन जान करके बार बार माधवी का हाथ पकड़ लेता, पर माधवी का चेहरा देख पवन को महसूस हुआ कि उसे उसका यूं हाथ पकड़ना अच्छा न लगा। फिर सोचा शायद उसका वहम हो। अधिकतर रिश्तेदार उसी शहर में रहते थे, इस कारण चले गए। घर में परिवार वालों के अलावा भुआ मौसी ही थी। पवन के दोस्तों ने सुहागरात के लिए बहुत ही अच्छे से कमरा सजाया था और बार बार उसकी जमकर खिंचाई भी कर रहे थे। पवन भी बहुत ही उत्सुक था, कम से कम अब माधवी से बात तो करने को मिलेगी आराम से। पवन माधवी के लिए पायल भी लाया था गिफ्ट में। सोच रहा था उसे अपने हाथों से पहनाऊंगा। वो घड़ी आ गई जिसका पवन को इंतजार था बेसब्री से। पवन कमरे में जाने लगा तो बाहरी दरवाजे पर उसकी बहन ने रोक दिया। बहन ने जितना नेक मांगा उतना पवन ने बिना किसी बहस के आराम से दे दिया। इस पर बहन ने छिड़ते हुए कहा, ओहो भैया, इतनी बेताबी भाभी से मिलने की, इतनी आसानी से जेब खाली कर दिया आपने आज। ये सुन पवन हंस दिया। पवन ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो देख हैरान था, कमरे की लाइट बंद थी, बस नाइट लैंप जल रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन की। देखा तो पलंग पर माधवी आराम से सो रही थी। वो माधवी के पास गया तो देखा माधवी ने लाल जोड़े की जगह सिंपल सा सूट पहन रखा था। सारे गहने भी उतार दिए थे। होठों पर ना लिपस्टिक थी, ना कोई साज सिंगार। माधवी गहरी नींद में सो रही थी। पवन को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। कितनी रस्में होती है, रात को उसे अच्छे से नींद भी ना आई। अगले दिन सुबह जब पवन की आंख खुली तब माधवी आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। पवन उठकर उसके पास गया और उसे बाहों में भर लिया। माधवी अचानक से परेशान हो गई और उसने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, आज कथा है, मम्मी जी ने कहा जल्दी तैयार होकर आ जाओ, आप भी तैयार हो जाए। पवन को जरा भी अच्छा न लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था माधवी उसे उसके पास क्यों नहीं आने दे रही थी। पवन ने पूरे दिन एक दो बार कोशिश और की, पर माधवी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे दूर कर लिया। पवन समझ नहीं पा रहा था कि माधवी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, या फिर वो खुद ज्यादा ही सोच रहा है। दोपहर को पवन के कुछ दोस्त घर आए। वो सुहागरात को लेकर उसकी टांग खींचने लगे। पवन का मन तो किया कि उनसे बात करे, फिर सोचा यदि कुछ कहा तो फालतू ही उसका मजाक बनेगा, इसलिए चुप रहा। सब दोस्त चले गए। पवन का एक करीबी दोस्त मनीष वहीं बैठा था। पवन को परेशान देख मनीष ने पूछा, क्या हुआ, कल तो बड़ा ही खुश था, आज मुंह क्यों लटका है तेरा। पवन ने अपने दिल की बात मनीष को बताई। मनीष ने हंसते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा सब्र रख, भाभी को कुछ समय दे, एडजस्ट हो जाएगी। और वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती है तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय तो लगता ही है यार। आज रात को पवन और माधवी हनीमून के लिए सिंगापुर जा रहे थे। पवन जब कमरे में आया तो देखा माधवी अपना बैग जमा रही थी। पवन ने करीब आते हुए कहा, मैं कुछ मदद कर दूं क्या। माधवी ने ठंडे स्वर में कहा, थैंक यू, मैं कर लूंगी। पवन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि माधवी का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ टॉप और कुछ जींस थी, बस कोई भी स्टाइलिश ड्रेस या छोटे कपड़े कुछ भी नहीं था। माधवी से बड़ा बैग तो पवन का था। उसने सोचा लड़कियों को तो कपड़ों, गहनों और मेकअप का कितना शौक होता है।
उसे तो वहाँ कोई पाबंदी भी नहीं है, वो स्टाइलिश ड्रेस या छोटे कपड़े भी पहन सकती है। पवन ने सोचा शायद उसे शौक नहीं होगा। पूरे रास्ते हवाई जहाज में भी माधवी के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। पवन जितना उससे पूछता उतना ही उसे जवाब मिलता। पवन तो माधवी की सादगी पर पहले दिन ही मर मिटा था, सपनों में खोया रहता था, पर माधवी ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो बस किसी तरह अपने दिल को समझा रहा था। माधवी के होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते डिंपल, लहराते काले घुंघराले बाल। बस माधवी का रूखापन पवन को समझ नहीं आ रहा था। सिंगापुर में होटल के कमरे में पहुंचकर माधवी ऐसे सहम गई जैसे पवन उसका पति नहीं, कोई अजनबी हो। पवन ने सोचा शायद माधवी हनीमून में थोड़ा बहुत खुल जाएगी। रात को सिंगापुर पहुंचकर दोनों फ्रेश हुए। पवन ने माधवी के लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर का प्रबंध करवाया। वहाँ बहुत ही सुंदर सजावट थी। दोनों ने डिनर किया। वहाँ म्यूजिक भी चल रहा था, कुछ कपल डांस कर रहे थे। पवन का भी मन किया माधवी के संग डांस करे। उसने माधवी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो डांस करते हैं। माधवी ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप पवन के साथ डांस कर रही थी, पर होकर भी वो वहां न थी, ऐसा पवन ने महसूस किया। पवन ने माधवी से कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। माधवी जब कमरे में गई तो वहां कमरा फूलों से सजा हुआ था। सब तरफ कैंडल जल रहे थे, केक रखा हुआ था। इतने में पवन भी आ गया और बोला, कैसा लगा सरप्राइज? माधवी ने कोई भी रिएक्शन ना दिया और बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। पवन इंतजार कर रहा था, सोच रहा था शायद माधवी बन सवर कर आएगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। बाथरूम से नहाकर जब माधवी निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहने हुए थी। ये देख पवन का दिल जल गया। सोचने लगा, कैसी लड़की है, क्या इसे कोई अरमान नहीं है? अब पवन से सहन न हुआ। उसने झुंझला कर कहा, माधवी तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? माधवी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये देख पवन घबरा गया और बोला, माधवी मेरा यह मतलब नहीं था, सॉरी। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? जवाब दो माधवी। माधवी धीमे से बोली, पवन मुझे कुछ टाइम दे दो प्लीज। पवन ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो, कम से कम दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना मेरे साथ। पर हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश पवन ही कर रहा था। माधवी वहां होकर भी वहां नहीं थी। पवन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों में से किसी से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पाया। अपनी पत्नी माधवी का बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार पवन को अंदर तक जला देता था। पवन जैसे ही रात में माधवी के करीब जाने की कोशिश करता तो माधवी की घिग्गी बन जाती। पवन को ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बलात्कारी हो। पवन का मन सिहर उठता, वह माधवी को परे धकेल देता। कभी पवन को लगता कि माधवी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से, कि आखिर माधवी को कोई समस्या है क्या। सिंगापुर से सीधे माधवी और पवन मुंबई चले गए, जहां पवन की नौकरी थी। अगले दिन पवन के ऑफिस जाने के बाद माधवी ने घर की काया पलटी कर दी थी। पवन जब ऑफिस से घर आया तो हैरान रह गया। माधवी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वह घर में पवन के साथ रज बस गई थी। एक दिन पवन ने माधवी को उदास देखकर कहा, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद से एक बार भी अपने नहीं घर गई हो। तुम्हारे पगफेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी गई थी। माधवी ने कहा, नहीं पवन, मैं ठीक हूँ। पवन को याद आया कि माधवी को उसने कभी अपने घर बात करते ही नहीं देखा, और ना ही वह और लड़कियों की तरह सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। एक दिन रात के 9 बज गए थे। पवन अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और माधवी बेचैनी से पवन की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही पवन ने घंटी बजाई, माधवी ने दौड़कर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोली, कहाँ चले गए थे? पवन मुस्कुराते हुए बोला, माधवी जल्दी से कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं, आज मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ है। माधवी ने एक सादा सा सूट पहनने के लिए निकाल लिया कि तभी पवन ने कहा, रुको। फिर अलमारी में से
एक नीले रंग का गाउन निकालकर माधवी को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट भी। जब माधवी तैयार होकर आई तो पवन ने कहा, माधवी, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखें ठहर नहीं रही है मेरी। माधवी ने शर्माते हुए कहा, पवन, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। पवन कार ड्राइव करते समय सोच रहा था, शुक्र है कम से कम आज माधवी हंसी तो। डिनर करते हुए पवन ने माधवी से उसकी पसंद नापसंद दोस्तों के बारे में बातचीत की, पर परिवार की बात करते ही माधवी चुप हो गई। पवन को इतना तो समझ आ रहा था कि कोई बात तो है जो माधवी के परिवार से जुड़ी हुई है। एक माह बीत